गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग ITI चैनल। आप को पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में। तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इस वजह से अब हम लोग सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस मैंने जितनी भी ली थी वो सारी सब्जेक्टिव ली थी, जिसमें हम आपको कलर कोडिंग और मैक्सिमम हम सिलेबस भी कवर हो ही चुका था। मशीन के सारे सिलेबस कवर थे पिछली वीडियोस में। उसके बाद कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी, ये सारी चीज़ें भी हम आपको बता ही चुके थे। पावर सिस्टम से भी कुछ चीज़ें बताए थे, कुछ छूट गया था, बाकी रह गया था। बट इस समय ये इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको पता है कि कब अगर आप जो क्वेश्चन बैंक आती है मार्केट में, उसको लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, या फिर 10 ईयर का प्रीवियस पेपर निकाल लीजिए। क्वेश्चन बैंक में भी प्रीवियस पेपर ही रहता है, एक अलग से भी प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आती है। दोनों में से कुछ भी लेकर के आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम उसको सॉल्व करिए। जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो आपको देखिए सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन रीड किया, आपको अगर पता है तो आपने आंसर टिक कर दिया। अगर आपको वहां पे थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है, या फिर एक ऐसा वर्ड यूज किया गया, जैसे मान लीजिए यूज किया गया सॉलिड एंगल का यूनिट बताइए, तो अब आपको नहीं पता है कि सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सबसे पहले आप अपनी नोट्स खोलिए, सॉलिड एंगल पढ़िए, उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि हम लोग बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं, बट ये नहीं पता चल पाते कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो उस चीज को पता करने के लिए आपको जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सही है। तो इसलिए आप लोग मैक्सिमम टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो पढ़ लिया आपने वो बहुत है, अब ज़्यादा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्जाम होने वाला है, आप उसी को रिपीट करिए जो आप पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ, अगर आपको देखिए कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया और हमें नहीं पता है, तो पहले उस टॉपिक को पूरा अच्छे से बुक से, नोट से, जैसे भी आप पढ़ सकते हैं वैसे पढ़िए, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है। तो आज आपके कुछ मैंने भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है, जो कि पूरा प्रीवियस ईयर का और जो मतलब आपके चैप्टर से इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो सारे ऑब्जेक्टिव मैंने आज आपको कराना है। ठीक है। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन जो होता है वो एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप लोग लाइटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होती है, इनडायरेक्ट होती है, सेमी डायरेक्ट होती है और सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होती है। इस सारे लाइटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमें बल्ब, अगर हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, या वो रूम जो होता है वो ऑपरेशन रूम है या सीविंग रूम है, एजुकेशन मतलब जहाँ पे शिक्षा चल रही है वो रूम है, मेडिकल कॉलेज है, घर का स्टोर रूम है, डाइनिंग हॉल है, किचन है, जिन इन सारी जगहों पे आपको कोई ऑफिस से कोई बहुत बारीकी वाला काम करने की जगह है, तो इन सारे जगहों पे आप कितने इल्यूमिनेशन का बल्ब लगाएंगे, कौन सा लाइटिंग सिस्टम यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं। और क्या हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग हर टाइप के इसमें बल्ब पढ़ते हैं। मर्करी ऑर्गन कैसा होता है, सोडियम वेपर लैम्प कैसा होता है, और किस किस टाइप में आता है, आर्क लैम्प कैसा होता है, नियॉन टाइप कैसा होता है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या पढ़ना है, लाइटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि हम घर हो, ऑफिस हो, रोड लाइट हो, और जो भी हम ट्यूबलाइट यूज करते हैं, एलईडी यूज करते हैं, नियॉन लैम्प यूज करते हैं, जो भी हम लैम्प वगैरह यूज करते हैं वो किस गैसेस से बना होता है, कैसे बना होता है, उसमें क्या क्या यूज होता है, उसके बाद उसको कितने ल्यूमेन प्रति वॉट होता है, कितने हम मान सकते हैं कि उसकी एज कितनी होती है, कितने घंटे वो जल सकता है, उसकी इफिशियंसी कैसी होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। ये होता है आपका इल्यूमिनेशन। सही है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इल्यूमिनेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि इल्यूमिनेशन फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इल्यूमिनेशन फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। इल्यूमिनेशन को हम लोग ल्यूमिनियस भी कहते हैं और या फिर ल्यूमिनियम भी कहते हैं।
luminous flux की मात्रा क्या है? ल्यूमिनियस फ्लक्स का मात्रक क्या है? ठीक है, मात्रक क्या है? तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ल्यूमिनियस फ्लक्स, मैंने आपको बताया था या फिर आप भी पढ़े होंगे कि ल्यूमिनियस फ्लक्स होता है, सॉलिड एंगल होता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होता है। तो ल्यूमिनियस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है यहाँ पर कि कितने वॉट का हम लोग लगा रहे हैं, कि अगर सोडियम वेपर लैंप यूज किया गया है तो वो कितने ल्यूमेन पर वॉट का, मतलब कि उसकी क्षमता क्या है। जैसे आप लोग वॉट पढ़ते हैं ना, वॉट क्या होता है, एक क्षमता ही तो है कि हम 16 वॉट का बल्ब लगाए हैं, अगर हम 20 वॉट का बल्ब लगाएंगे तो उससे ज़्यादा तेज जलेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये एक यूनिट क्या है, मतलब कि ये बता रहा है कि कितनी उसकी पावर है या कितनी उसकी क्षमता है। ठीक है, तो ल्यूमिनियस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी तीव्रता से ल्यूमेन का कितनी ल्यूमेन मतलब कि कितने हम उसकी कैपेसिटी को बता रहे हैं, और तीव्रता मतलब कि कितनी, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, तीव्रता। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, कैंडेला पावर। क्या कहते हैं हम लोग, कैंडेला पावर। और एक कैंडेला पावर बराबर मतलब कि 1 CP इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में 4 पाई। हम लोग क्या लिखते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 1 CP इक्वल टू कितना होता है। तो आप देखेंगे कि 1 CP इज इक्वल टू होता है F अपॉन में 4 पाई। सही है, तो CP क्या है यहाँ पे, कैंडेला पावर। और कैंडेला पावर यूनिट किसकी हुई, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की हुई। इस बात को याद रखिएगा ध्यान से कि कैंडेला पावर किसकी यूनिट हुई, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट हुई। 1 CP इक्वल टू क्या हुआ, F अपॉन में 4 पाई। और F क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, और 4 और पाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 3.14 रखें या फिर 22 अपॉन में 7 रखें, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे 3.14 रखें और या फिर 22 अपॉन में 7 रखें, बात वही है। तो दो चीजें आप लोगों ने पढ़ा, एक पढ़ा कि ल्यूमिनियस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन होती है, यानी कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता की यूनिट क्या होगी, तीव्रता की यूनिट कैंडेला पावर होती है। और 1 CP इक्वल टू F अपॉन में 4 पाई होता है। तो F अपॉन में 4 पाई, F क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, 4 और पाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 22/7 रखें या फिर 3.14 रख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है? तो सॉलिड एंगल मतलब आप लोग समझते ही हैं, कुछ इस टाइप का। ये क्या है, ये बीच का जो थीटा मिल रहा है ये क्या है, सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल की हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं, स्टेरेडियन लिखते हैं। ठीक है, इल्यूमिनेशन में सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्टेरेडियन लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि कितने प्रकार की लाइटिंग सिस्टम होती है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम और सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे देखिए ये क्या है, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम है। डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश जो है वो 90% तक सिर्फ
नीचे पड़ा, मतलब कि जमीन पे पड़ा, उसका प्रकाश फैलता नहीं है दीवारों पर। जैसे आप लोग ने ऑपरेशन वगैरह में देखा होगा कि एक बल्ब ऐसे लटका दिया जाता है, तो जब तो उसका मैक्सिमम प्रकाश जो होता है वो नीचे की साइड आता है, सिर्फ 10% रोशनी जो होती है वो अगल बगल दीवारों पर रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम कहते हैं। कितना हो गया हमारा, 90% तक जो होता है वो प्रकाश नीचे की ओर होता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, उसके बाद क्या है हमारा, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम का मतलब है कि हम डायरेक्ट तो दे रहे हैं लेकिन हमें कुछ रिफ्लेक्शन भी चाहिए, मतलब कि जो दीवारों पे प्रकाश फैले भी, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि 60 से 70% तक प्रकाश जो होता है वो नीचे के साइड गिरता है, मतलब कि आप नीचे जहाँ पे काम कर रहे होंगे, और बाकी प्रकाश जो होता है यानी कि 30% तक प्रकाश, 30 या 40% तक प्रकाश फैल जाता है। फैलने का मतलब क्या हुआ कि दीवारों पे चला गया, सही है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम कहते हैं। ये हमारा सेमी डायरेक्ट हो गया, सेमी डायरेक्ट। इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम का मतलब हुआ कि प्रकाश जो होता है वो नीचे नीचे मतलब कि फर्श पर कम पड़े और रूम में ज्यादा फैले, मतलब दीवारों से लेकर के ऊपर साइड में ज्यादा फैले और नीचे फर्श पर कम पड़े, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसका डायग्राम देखने को आता है, नॉर्मली ऐसे नहीं पूछा जाता है, पूछा कैसे जाता है, देखिए। ये जैसे कि मान लीजिए ऐसे कोई डायग्राम बन के आया आपके सामने, ठीक है। एक डायग्राम ऐसे बना हुआ था, ये कुछ इस तरह का डायग्राम बना हुआ था और यहाँ पर जो था वो बहुत कम प्रकाश आ रहा था, सही है। इसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ था कुछ इस टाइप का, मतलब कि ऊपर के साइड में कम रोशनी जा रही थी, पूरी तरह से नहीं जा रही थी। और एक डायग्राम कुछ इस तरह का आपके सामने बना हुआ था ऐसे, जो कि पूरी रोशनी ऊपर नीचे फैल रही थी ऐसे, ठीक है। अब देखिए आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए इन चारों डायग्राम में से कौन सा लाइटिंग सिस्टम जो है वो सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम को प्रदर्शित कर रहा है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सा लाइटिंग सिस्टम जो है वो सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन लिख दें यहाँ पर, बताइए इनमें से कौन सा लाइटिंग लाइटिंग सिस्टम इनडायरेक्ट, अभी हम आपको चारों ही बता देंगे कि कौन सा, मान लीजिए कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है,
कौन सा लाइटिंग सिस्टम इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम को, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम को प्रदर्शित कर रहा है, को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो क्या कौन सा लाइटिंग सिस्टम इनडायरेक्ट को प्रदर्शित कर रहा है? ये वाला इनडायरेक्ट को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कि ज्यादातर प्रकाश जो है ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम है। ठीक है, मतलब 90% तक रोशनी प्रकाश जो है वो फर्श पर पड़ रहा है और सिर्फ 10% प्रकाश जो होता है वो दीवारों के ऊपर फैल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम कहते हैं। ये क्या हमारा सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम है। सेमी डायरेक्ट मतलब कि 60 से 70% तक प्रकाश जमीन पे पड़ रहा है और 30 से 40% तक प्रकाश जो है वो ऊपर के साइड में फैल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम कहेंगे। ये क्या हमारा इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम है। इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम मतलब कि ज्यादातर प्रकाश जो है वो ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो रहा है और नीचे प्रकाश जो है वो बहुत ही कम आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बैंक कार्यालय वगैरह में जाते हैं तो वहां बहुत सी ऐसी लाइट लगी होती है जो ऊपर पूरे प्रकाश को फैला रही होती है और नीचे लाइट्स जो होती हैं वो कम रोशनी आती है, तो उसको हम लोग कौन सा सिस्टम कहते हैं? इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम कहते हैं। और सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम मतलब कि जितना प्रकाश ऊपर की ओर जाए उतना ही प्रकाश नीचे की ओर भी आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम कहते हैं। सही है, तो ये था हमारा लाइटिंग सिस्टम के प्रकार। तो इसमें से इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम को कौन प्रदर्शित कर रहा है? ये वाला प्रदर्शित कर रहा है। आप समझ गए होंगे। ये डायग्राम बना करके क्वेश्चन 5 बार आपसे पूछा जा चुका है। कितनी 5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसी का डायग्राम बनता है, कभी कोई पूछ लेता है। तो ये बहुत ही, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशनी के लिए कौन सा लैंप अधिक प्रयोग करते हैं। अगर हमें रोशनी चाहिए, रोशनी के लिए कौन सा लैंप अधिक प्रयोग करते हैं? अधिक प्रयोग करते हैं। लैंप में हम लोग फिलामेंट जो यूज करते हैं वो कई टाइप का यूज करते हैं। एक टंगस्टन का यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? कार्बन फिलामेंट लैंप, ऑप्शन ए है कार्बन फिलामेंट लैंप, ऑप्शन बी है टंगस्टन फिलामेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्क फिलामेंट लैंप, आर्क फिलामेंट लैंप। नन ऑफ दीज। अच्छा, एक सिल्वर, पहले इससे पहले मतलब जब थोड़ा सा पहले सिल्वर का भी यूज करते थे, तो सिल्वर हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है ना पावर सिस्टम में कि सिल्वर का हम लोग फिलामेंट यूज करें, तो इसलिए देखा गया कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सिल्वर के गुणों से थोड़ा सा मैच करे, मतलब जैसा गुण सिल्वर के पास है वैसा ही मैच करे। तो आज के टाइम में मैक्सिमम जो था वो ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं? टंगस्टन फिलामेंट लैंप का यूज करते हैं। इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये बहुत महंगा नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज देखिए यही होता है कि हम सिस्टम में कोई भी चीज यूज करें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कंडक्टर, वायर, जंपर, इंसुलेटर, कुछ भी यूज करें तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ये सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम सिल्वर का इंसुलेटर या सिल्वर का कंडक्टर यूज कर लें और रात को लोग चोरी करके ले जाएं अपने घर, भाई सिल्वर है। तो इस वजह से हम सिल्वर का यूज धीरे धीरे बहुत ही कम करने लगे, ज्यादातर यूज कॉपर या टंगस्टन का करने लगे। उसमें सबसे अच्छा कौन सा हमें मिला? टंगस्टन मिला, जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है।
मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण ये एक अच्छा फिलामेंट लैम्प की तरह यूज करते हैं हम इसे। और कार्बन के साथ दिक्कत ये थी कि ये क्या हो रहा था कि ये मतलब कि धुआं ज्यादा फेंक रहा था, पूरा ब्लैक कलर का लेयर बैठ जाती थी, तो उससे क्या होता था कि रोशनी जो थी वो बहुत ही डिम हो जाती थी। इसीलिए हम ज्यादातर कार्बन का जो कार्यकारी टेम्परेचर होता है वो 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 2500 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करेगा और इसमें सबसे बुराई यही है कि ये पूरे जलता रहेगा, मतलब कि थोड़े दिन तो ये ठीक रहता है, उसके बाद ये पूरा ब्लैक कलर का लेयर जम जाता है, जिससे धुंधला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है या फिर दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन टंगस्टन के साथ ऐसा नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण इसका कितना टेम्परेचर होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण इसमें कोई भी धुंधलापन नहीं होता है, कोई भी ब्लैक कलर की लेयर नहीं जमती है, ये बिल्कुल क्लियर रहता है। ठीक है, तो हम फिलामेंट किसका यूज करने लगे थे, टंगस्टन फिलामेंट लैंप यूज करते हैं। ज्यादातर अगर पूछा जाए कि रोशनी के लिए आप कौन सा अधिक लैंप यूज करते हैं या फिर कौन सा सबसे बेहतर होता है, या फिर हम अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो कौन सा फिलामेंट बेहतर है, तो उन सब की चीजों की कैटेगरी में हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में गैस भरी होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में गैस भरी होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब आप लोग समझते हैं सभी के घर में होती है। कितने वॉट तक हो सकती है? 60 वॉट तक हो सकती है। ये भी क्वेश्चन है कि कितने वॉट तक हम फ्लोरोसेंट ट्यूब का यूज करते हैं, तो 60 वॉट तक हम यूज कर सकते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब का। अब इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास आर्गन, नियॉन। उसमें एक चीज ये सोच के आंसर दीजिएगा कि फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, उसमें चोक भी लगा होता है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्यूब खराब होती है तो उसके साइड साइड में ब्लैक ब्लैक कलर के लेयर हो जाती है, मतलब दोनों पिन के साइड में ब्लैक कलर का कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट जो होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ऐसे इसमें कौन सी गैस भरी जाती है जिसके कारण ऐसा होता है? तो ऑप्शन 1 है हमारे पास आर्गन, उसके बाद मरकरी, ऑप्शन 3 क्या है, मरकरी एंड नियॉन, मरकरी एंड नियॉन। ऑप्शन 4 क्या है हमारे पास, हीलियम, हीलियम। देखिए आपसे दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे ट्यूब वगैरह या बल्ब वगैरह लैंप वगैरह से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी गैस भरी जाती है ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कई जगह से क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए कि सोडियम वेपर लैंप है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, मर्करी आर्क लैंप का यूज कहाँ पे करेंगे, नियॉन लैंप का यूज कहाँ पे करेंगे। तो मैक्सिमम यही दो क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन ये आता है कि बताइए जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, सोडियम वेपर का कलर कैसा होता है, मर्करी वेपर का कलर कैसा होता है। तो आपको पता है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, यही 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम लोग कौन सी गैस भरते हैं, मरकरी भरते हैं और नियॉन भरते हैं। इसी कारण जब वो थोड़ा सा जल जाता है या फिर उसमें उसके चोक में दिक्कत होती है तो उसके दोनों पिन के पास ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं या ब्लैक कलर की थोड़ी सी लेयर जम जाती है, जिससे हमें ये पता चलने लगता है कि अब हमारा ट्यूब जो है वो खराब हो रहा है। ठीक है, ये आपके सारे एग्जाम में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।